अच्छा जी बच्चों 3.8 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.8 जो है इसका जो रिड्यूस सिलेबस है 2020 के जो सिलेबस है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है कुछ इसके, लेकिन खैर अगर रिड्यूस सिलेबस ना भी होता तो तब भी जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत थोड़े हैं इस एक्सरसाइज के, और पूरी एक्सरसाइज में एक ही तरह का काम हमें करना होता है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज के 4 या 5 क्वेश्चंस भी कर लें, कोई से भी 4-5 क्वेश्चन, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, एंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, वो 19 से ऑनवर्ड हैं। उनमें से यहाँ 4 रखे हुए हैं, अगर उनमें से भी आप 1-2 कर लेंगे तो काफ़ी होंगे। तो पहले जो 18 है उसमें से 3-4 क्वेश्चन, और आखिरी जो 19 से ऑनवर्ड है उसमें से दो एक क्वेश्चन कर लें तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाती है। और कोई मुश्किल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज की नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। और जो हमने बातें प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ी हैं वही सारी यहाँ अप्लाई होंगी। सिर्फ पावर रूल, क्वोशंट रूल और एक आध क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का इसमें होगा, बाकी कोई इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें है क्या, बेसिकली हेडिंग इसकी बनती है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, अब होता ये आमतौर पे कि जब हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे उसका सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो अगर हम प्रिसाइज बात करें तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बस सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives is called डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात होगी, कोई टेक्निकल बात नहीं। सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो उसमें हमने ये कहा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहते हैं हम, कि जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव नजर आए आपको, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स जब भी इन्वॉल्व होंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब मैं इसकी आपको देता हूँ एग्जांपल यहाँ पे, और फिर हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन फिर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में लिखता हूँ इसकी, ऐसे मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है जी डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस, लेट से मैं लिखता हूँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और इसमें मैक्सिमम d3 लिखा हुआ है। d3 का मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जिस तरह आपने 2.6 में पढ़ी थी ना, हायर ऑर्डर 2.7 में पढ़ी थी आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो ये वही असल में d3y ओवर dx क्यूब का मतलब है कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरह से सिर्फ ये भी हो सकता है dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी एग्जांपल कोड करता हूँ जिसके साथ मैंने 2-3 बातें आपको समझानी है। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस यहाँ लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स पावर लेट से 4 कर लेता हूँ, और इधर मैं y लिख के इधर लिखता हूँ 0। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा, वो इन तीनों एग्जांपल से मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ। एक डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ, ये शॉर्टकट में इसको डी इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए ज़रा, है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी चीज़ है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेना है, लिखना चाहे तो लिख भी लीजिएगा। ऑर्डर जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है कि जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज होता है ना इक्वेशन के अंदर, वही उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लें अपने पास। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, पहले ये लिखवा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
मैं रिपीट करता हूँ, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो किसी इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज होगा बेटा, उसे उस इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है? ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 1 का भी है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर भी है, थर्ड, लेकिन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा? ये वाला। तो ये इस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। इसका ऑर्डर हो गया, इसका मतलब है 3, इसका ऑर्डर 1 है। और ये अगर देखें तो इसमें ये डी बाई डी एक्स की पावर 4 है, डेरिवेटिव 4 नहीं है। डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है और उसकी पावर 4 है, तो ये तो ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर तो ये काउंट होगा जो थर्ड ऑर्डर है। तो दो डेरिवेटिव्स यहाँ लिखे हुए, एक फर्स्ट ऑर्डर है और एक थर्ड ऑर्डर है। ये पावर को छोड़ दें, पावर डेरिवेटिव तो नहीं होता। तो इसका मतलब है इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव वो भी थर्ड ऑर्डर का है। तो इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1 और इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 है। ठीक है जी। अब आते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी पावर। ऑर्डर तो समझ आ गया कि सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। डिग्री क्या होगी? दी एक्सपोनेंट ऑफ, मैं लिखवा रहा हूँ, सुन लें और लिख भी लें, डिग्री को डिफाइन कर रहा हूँ। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है उसका जो एक्सपोनेंट होगा, उसकी जो पावर होगी, उसे हम कहेंगे इक्वेशन की डिग्री। तो यहाँ अगर हम काउंट करें तो क्या नजर आ रहा है कि यहाँ सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये वाला है और इसकी होल पावर देखें कितनी है, इसकी होल पावर सिर्फ 1 है। यहाँ ये सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसकी होल पावर भी 1 है, और इधर ये सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी होल पावर भी क्या है? 1 है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। तो ये नहीं कहना कि इसकी डिग्री 4 है, ये बेशक 4 हो, जो सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की 4 पावर है और यहाँ थर्ड डेरिवेटिव की 1 पावर है। एक्सपोनेंट का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में हुई तो वो काउंट नहीं होगी, ये नेचुरल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम जरा हर एक का बताते हैं जी। इसके मैं डिग्री ऑर्डर बताता हूँ, इसका डिग्री ऑर्डर बताता हूँ और इसका डिग्री और ऑर्डर बताता हूँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री इसकी कितनी है जी? 1। और इसका अगर ऑर्डर आपसे पूछूं तो इसका ऑर्डर कितना था? 3। इसकी अगर हम डिग्री कैलकुलेट करें तो वो भी 1 है, और इसका अगर देखें ऑर्डर तो वो भी 1 है। इसका अगर हम लेट से पहले ऑर्डर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका अगर ऑर्डर देखें तो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, और अगर इसकी डिग्री देखें तो सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी इसकी। तो ये बेटा MCQs के लिए हमारा काम यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, यहाँ तक बात सब लोगों को समझ आ गई है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं सोल्यूशन से रिलेटेड। हमारा काम होगा इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो मैं सोल्यूशन के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि हमें ये समझ आ जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं लिखता हूँ जी, सॉल्व करें आप, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं डी इक्वेशन लिखता हूँ ज़रा टाइम बचाने के लिए, शॉर्टकट। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी आपको देता हूँ? ये दे रहा हूँ जी, डी वाई बाई डी एक्स और -2x इक्वल्स टू 0। मैं कहता हूँ इसे सॉल्व करें। अब ये जो सॉल्व करने को कहा गया है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? कि सिर्फ एक डेरिवेटिव यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, और ये याद रखना है कि आपके इस टेक्स्ट बुक के अंदर इस कोर्स में हैं ही सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का बताता हूँ तरीका क्या होता है। बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल इसमें ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना समझ आए। आसान सा काम क्या है बेटा कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको इस तरह से लिखना है कि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे हो जाए, 2x हम राइट पे ले गए, फिर आपने डी वाई को इधर छोड़ देना है और डी एक्स जाके एक्स वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी y का सारा फंक्शन dy के साथ कर देना है और x का सारा फंक्शन dx के साथ कर देना है। अब इधर y का फंक्शन था ही तो मैंने 1 अज्यूम कर लिया, 1 का मतलब y पार 0, और x का फंक्शन 2x था तो मैंने dx को उसके साथ लिख दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा, y का सारा फंक्शन dy के साथ और x का सारा फंक्शन dx। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं उसे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और आपके कोर्स में सिर्फ है ही सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाया करेंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे बेटा उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ, और दोनों तरफ इंटीग्रेट जब आप इसको करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्स वाली साइड एक्स की रिस्पेक्ट से होगी, वाई वाली साइड वाई की रिस्पेक्ट से।
1 का इंटीग्रल y की रिस्पेक्ट से y होगा, x का इंटीग्रल क्या होगा x²/2 और प्लस कांस्टेंट ऐड करना है, चाहे इस तरफ ऐड कर दें या इस तरफ, किसी एक साइड पे कांस्टेंट ऐड करना है। उसका मतलब होगा कि पूरी इक्वेशन का एक ही कांस्टेंट है बस, तो जितनी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको मिला के हम एक लिख देते हैं। तो y = x² + c, ये आ गया इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब समझें क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो फंक्शन आपने बताना होता है कि जिसका डेरिवेटिव लेने से ये इक्वेशन बनी थी। और अब आप देखें फर्स्ट ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो एक कांस्टेंट आएगा उसके सोल्यूशन में। अगर सेकंड ऑर्डर की होगी 2 कांस्टेंट आएंगे, थर्ड ऑर्डर की होगी 3 आएंगे। ऑल दो कि आपके कोर्स में है ही सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले, लेकिन ये बात आपके एमसीक्यूज में आ सकती है कि सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने उसके सोल्यूशन में क्या होंगे, कांस्टेंट्स। अब अगर हमें चेक करने का कहा जाता है, अगर कहा जाए कि चेक करें कि क्या इसका सोल्यूशन ठीक है या नहीं, तो उसका तरीका क्या होगा। चेकिंग का तरीका बेटा ये होता है कि आप उस इक्वेशन को लिखते हैं जो उसका सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, इस सोल्यूशन को आप लिखेंगे चेक करने के लिए और देखेंगे कि क्या ये इसी का सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक करने के लिए जिस तरह सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से, चेक उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। चेक करेंगे डेरिवेटिव लेके, इसका डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि क्या ये बनता है, ये जो हमने फाइंड किया ना, क्या इसका डेरिवेटिव ये बनता है या नहीं बनता। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ जो हमारा सोल्यूशन है। देखें y का dy/dx, x² का 2x और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब आप dy/dx इधर ही छोड़ें और 2x राइट साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे सॉरी। तो देखें क्या ये वही चीज़ बनी है। तो जब चेक करने का कहा जाएगा तो आपने डेरिवेटिव लेके सोल्यूशन को चेक करना है कि क्या वो उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये याद रखना है कि चेकिंग उस वक्त कंप्लीट होती है जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कोई कांस्टेंट नहीं होता, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ABC वगैरह जो होता है ना, GFC वगैरह, सोल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं। तो ये सोल्यूशन है, लिख देता हूँ इसके साथ में, विच इज सोल्यूशन, बल्कि यहाँ साइड पे लिख देता है आपके पास, ये इसका आ गया सोल्यूशन। सोल्यूशन में कांस्टेंट हो सकते हैं लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा ABC वगैरह। तो ये जब ABC वगैरह रिमूव होंगे तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो देख लें ये हमने सॉल्व किया और उसको चेक भी कर लिया कि ये उसका सोल्यूशन था। अब ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया बेटा कि जो क्वेश्चन 1 है आपका उसमें आपको चेक करने का कहा जाता है और क्वेश्चन 2 से लेकर एंड तक आपको सॉल्व करने का कहा जाता है। तो बाज़ कॉलेजेस में और अकेडमीज़ में जो टीचर्स होते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि वो पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करके बच्चों को करवा देते हैं। हालांकि पहले क्वेश्चन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है उसने कि चेक करें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है क्या वो उसी का सोल्यूशन है या नहीं। तो मैंने इसीलिए आपको बेटा अलग से करवाया ये। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करवाता हूँ। एक्सरसाइज 3.8 है, लास्ट एक्सरसाइज है और बुक मेरे सामने है तो मैं खुद आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। हमने सबसे टॉप पे लिखे हुए थे वो क्वेश्चन जो हमारे रिड्यूस सिलेबस में, ये वाले क्वेश्चन 1 के सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, 1 और 5। तो मैं पहले एक बार आपको क्वेश्चन 1 की वर्डिंग पढ़ के बोल देता हूँ, आप खुद भी, बुक आपके सामने होगी, खुद भी आप देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 की वर्डिंग है, मैं बोल रहा हूँ जरा सुन लें सारे। इसमें लिखा हुआ है जी, चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशंस इज इट्स सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि हर इक्वेशन के सामने ना, हर डिफरेंशियल इक्वेशन के सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है और चेक करके बताएं कि क्या वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाई है बात कि चेकिंग कैसे करनी है आप लोगों ने। 2 ही पार्ट हैं, 1 और 5। तो मैं 1 लिखता हूँ पहले, फर्स्ट पार्ट। एक इसमें जो डेटे में गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो है आपके पास x dy/dx इज इक्वल टू 1 + y। ये जो टैलिक से लिखा आई लिखा नजर आ रहा है ये 1 है और इसके अगेंस्ट ये लिखी हुई है इक्वेशन y इज इक्वल टू cx - 1। और मैं ऊपर हेडिंग पढ़ता हूँ, सुने जरा। चेक दैट इज द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट लिखी हुई है इसका बताना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कोई कांस्टेंट नहीं होता ABC वगैरह, लेकिन सोल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं। तो एक कांस्टेंट लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है और चेक करने के लिए मैंने क्या क्या करना है आप लोगों ने, चेक करने के लिए आपने डिफरेंशिएट करके देखना है कि क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उससे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे आप ये देखें, y इक्वल है cx - 1 के, इसको इक्वेशन 1 कह दें, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसका डिफरेंशियल भी ले सकते हैं, उससे भी यही चीज़ बनती है। y का क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। सी एक्स का जिस तरह 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, सी एक्स का c हो जाएगा, ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो जो हमारे पास आंसर आया वो तो आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो हमें तो यही चाहिए था कि मैं इसका डेरिवेटिव लूँ और ये आंसर आए। अब ये आंसर क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना बेटा कि अभी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनती है जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं आप। तो ये सी यहाँ पे भी नजर आ रहा है और सी वहाँ पे भी है। तो मैथ का रूल है कि एक वेरिएबल को अगर एक अननोन को फाइंड करना हो तो एक इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन अगर एक अननोन को एलिमिनेट करना हो तो फिर दो चाहिए होती है। मतलब दो इक्वेशंस हैं और एक अननोन सी एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो या तो सी यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दें या यहाँ से निकाल के वहाँ पुट कर दें। तो बेहतर ये लग रहा है कि इसी को हम, जो सी की वैल्यू है, इसी को हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो ये याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब सी होगा एलिमिनेट। तो 1 में पुट करें क्या आएगा, y इज इक्वल टू सी की जगह क्या पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स, साथ x लिखा था और -1। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं हम। 1 में इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई, और उधर क्या रह जाएगा, x पहले लिख दें। तो आप देखें एग्जैक्ट जो है वही चीज़ बनी है जो हम बनाना चाह रहे थे। तो अब ये बात वेरीफाई हो गई है कि ये जो हमारा सोल्यूशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ये इसी फंक्शन की है। तो ये देखें वही चीज़ आ गई है आपके पास। तो ये कन्फर्म हो गया कि सोल्यूशन इसी का था, क्योंकि सोल्यूशन को डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट एलिमिनेट किया, तो ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में तो कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं किया था, मैंने तो यहाँ क्यों किया है? तो बेटा ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, इसमें कांस्टेंट एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी हमें, कांस्टेंट डेरिवेटिव लेने से ही जीरो हो गया था। तो अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव लेने से जीरो हो जाए तो फिर हमें खुद उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ती। असल टारगेट कांस्टेंट को रिमूव करना होता है, वो डेरिवेटिव लेने से हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो एक पार्ट ये मैंने करवा दिया। तो अब साथ लिख दें कि ये अगर वही इक्वेशन बनी है तो फिर ये प्रूव हो गया कि ये इसी का सोल्यूशन था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसके दो ही पार्ट्स करने थे, एक पांचवा पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। इसमें भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक उसके अगेंस्ट इक्वेशन लिखी नजर आएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और साथ जो इसके सोल्यूशन लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ ई एक्स प्लस सी ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हमारे पास जो मेथड है वो क्या होता है कि हम चेक करने के लिए डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अब मैं इससे स्टार्ट करूंगा बात, वही जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया हमने, एज वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। अब अगर थोड़ा सा आप टेक्निकली या लॉजिकली चलें तो हम एक काम कर लेना, अगर टेन को अगर इधर ले आए तो ये सी अकेला हो जाएगा। सी अकेला हो गया तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और ये हमें एलिमिनेट खुद नहीं करना पड़ेगा। तो टेक्निकल मूव करते हैं, टेन को हम लेफ्ट पे ले आए तो ये टेन इनवर्स ऑफ वाई बन जाएगा, उधर बच जाएगा ई एक्स प्लस सी। अब आसानी होगी हमारे लिए, सी अकेला हो गया। अगर सी को इधर रखते हैं तो फिर हमें रिमूव करने के लिए फिर जो एलिमिनेशन है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी हमें। तो अब मेरे लिए आसानी ये होगी कि मैं जब इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो जिस तरह के एग्जाम्पल में ज़ीरो हो गया था उसी तरह यहाँ भी सी ज़ीरो हो जाएगा, और हमें खुद से 1 2 करके ना इस तरह से एलिमिनेट, जिस तरह ऊपर किया ऐसे नहीं करना पड़ेगा हमें। टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर, और y का मजीद क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और उधर ई एक्स का तो ई एक्स ही रहेगा, और सी का क्या हो जाएगा जीरो। ये लें जी, फ़ायदा क्या हुआ, सी ख़त्म हो गया। यहाँ से सी ख़त्म होने का मतलब है कि हमारा काम आसान हो गया। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है सी एलिमिनेट करने की, सिर्फ आंसर को इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म का मतलब डी वाई बाई डी एक तरफ करना है और बाकी एक तरफ। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ अगर करूँ और 1 प्लस वाई स्क्वायर उधर ले जाऊँ तो ये बन गया। अभी भी इस फॉर्म में लाने के लिए ई को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ई को अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ई को अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और जब इसको किसी भी फैक्टर को शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, नीचे लाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी। अब आप देखें एग्जैक्ट ये चीज़ बन चुकी है। तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि ये इसी का सोल्यूशन था। तो ये जो पहला क्वेश्चन था बेटा ये चेकिंग वाला था,
तो मैंने गलती बताई है कि की बुक में या कहीं आपने अगर ये गलती देखी कि इंटीग्रेट करके किया हुआ तो वो गलत होगा। सिर्फ चेक करते हैं डिफ्रेंशिएट करके, सॉल्व जब करने का कहा जाएगा तब हम इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने वाले हैं, आप उनकी हेडिंग भी खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड, और रिड्यूस सिलेबस में जो क्वेश्चन हमने करने हैं वो देख लेते हैं। तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चंस करने हैं बेटा वो स्टार्ट ही क्वेश्चन 6 से हो रहा है। क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड, और ऊपर हेडिंग वही लिखी है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप समझ लें कि जो अब हेडिंग आएगी क्वेश्चंस की वो क्या होगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैं प्रॉपर हेडिंग लिखता हूँ जो बुक में लिखी है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें अब क्वेश्चन 6 से चूंकि रिड्यूस सिलेबस है उसमें क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड है, वैसे तो 2 भी करते हैं हम, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा है कि इस एक्सरसाइज की एक अच्छी बात यह है कि एक ही तरह के क्वेश्चन है, कोई से 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो 6 में मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहले इसमें जो हमें गिवन है डेटा वो इस तरह से है, साइन वाई लिखा हुआ है, कोसिकेंट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है और इक्वल टू 1 है, ठीक है भाई। अब क्या करना है अपने, सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप इसको, मैंने जो पहले बताया था एग्जांपल दे के, आपको सोल्यूशन जब भी करना हो ना, सॉल्व जब भी करनी हो तो सेपरेशन करनी पड़ती है वेरिएबल्स की। वाई का सारा फंक्शन डी वाई के साथ और एक्स का सारा फंक्शन डी एक्स के साथ होना चाहिए। तो इस तरह से इसको रीअरेंज करें तो साइन वाई इधर ही छोड़ दें और डी वाई इधर ही छोड़ दें, ठीक है। डी एक्स ले जाएं उस तरफ और कोसिकेंड वहाँ जाके क्या कर दें, डिवाइड। अब हम सारे जानते हैं कि 1 ओवर कोसिकेंड को अगर हम लिखें तो ये 1 ओवर कोसिकेंड साइन एक्स के बराबर होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है ना ये। वेरिएबल सेपरेट जब हो जाएंगे, वाई का सारा डी वाई के साथ, एक्स का सारा डी के साथ, फिर हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, इस तरह मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो असल में है तो ये इंटीग्रेशन ही ना, सिर्फ उसका टाइटल बदला है। इंटीग्रेट करें, वाई वाली साइड वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो जाती है और एक्स वाली साइड एक्स की रिस्पेक्ट से हो जाती है इंटीग्रेट। और कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आना, मैंने कहा ना कि आसान आसान बेसिक रूल्स हैं। साइन वाई का इंटीग्रल माइनस कॉस वाई हो जाएगा और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेशक आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स वाली साइड पे लिखें या वाई वाली साइड पे, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं ये करता हूँ कि सी उधर ही छोड़ता हूँ, वहाँ से कॉस एक्स इधर ले आता हूँ, ठीक है। कॉस यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस वाई यहाँ नेगेटिव था, इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया हमारा इसका सोल्यूशन। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक कांस्टेंट लिखा हुआ है बस, सी, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर की ये इक्वेशन थी जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा था। अब यहाँ चेकिंग नहीं करनी, चेकिंग सिर्फ क्वेश्चन 1 में कहा था उसने, यहाँ नहीं करनी हमने। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। 6 के बाद जो अगला क्वेश्चन हमने करना है वो है 8, 11, 12, इस तरह से। अब 8 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 18 तक यही काम है, 18 के बाद थोड़ा सा चेंज आएगा, वो भी कोई इतना बड़ा चेंज नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन 8 में हमें कहा गया जी सॉल्व करें, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई अलॉन्ग विद डी वाई बाय डी एक्स। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। इसका कोई ऐसा रोल नहीं होता, लेकिन कहीं अगर नेगेटिव होने का डाउट होगा तो वहाँ हमें ये सपोर्ट करेगा कि ये पॉजिटिव है। अब फिर वही बात है, सबसे पहला काम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वाई का सारा फंक्शन होना चाहिए डी वाई के साथ, एक्स का सारा फंक्शन होना चाहिए डी एक्स के साथ। तो ये डी एक्स इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे डिवाइड कर दें एक्स को ला के, और डी एक्स यहाँ ले आए, वाई प्लस 1 उधर ले जाते हैं और वहाँ पहले से नीचे वाई था तो साथ क्या लिखा होगा, डी वाई। लें जी, एक्स का सारा फंक्शन डी एक्स के साथ, वाई का सारा फंक्शन डी वाई के साथ। जब ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन करनी है। उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। वैसे इंटीग्रेशन में सिंप्लीफिकेशन हमें सपोर्ट करती है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है कि एक्स स्क्वायर बाय एक्स कर लें। वैसे भी आप जानते हैं इंटीग्रेशन में सिंप्लीफिकेशन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते होते हैं कि उससे हमारे मुश्किल क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये लॉजिक क्या यूज़ हो रही है, बैकग्राउंड में लॉजिक ये यूज़ हो रही है कि दोनों तरफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी,
यहाँ सेम पावर वाली और यहाँ ऊपर बड़ी पावर है, तो इम्प्रॉपर जब भी हम डिवाइड करते हैं, यहाँ लॉन्ग डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ये वैसे ही हो गया आसानी से। अब ये आप इंटीग्रेट करें, नाउ बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बो, अब ये नहीं कहना है कि किसकी रिस्पेक्ट से करना है, बस ये कह दिया ना कि इंटीग्रेटिंग, तो एक्स वाली साइड एक्स की रिस्पेक्ट से, वाई वाली साइड वाई की रिस्पेक्ट से, एक्स एक्स से कट जाएगा ये वाला एक, तो ये सिर्फ रह जाएगा एक्स यहाँ पे, और यहाँ रह गया 1/x dx। इस तरफ वाई वाई से कटेगा तो यहाँ 1, अच्छा ये दोनों तरफ था, y/y भी करना है और ये 1/y भी है ना यहाँ पे, तो y/y 1 हो जाएगा और 1/y इसी तरह रह जाएगा यहाँ पे। तो आप ज़रा इंटीग्रेट करें दोनों को, तो क्या आएगा, x का इंटीग्रल x²/2, 1/x आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव होता है, इसका आ जाएगा log of x, वैसे भी नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है तो log x आएगा, इधर 1 का y आ जाएगा y की रिस्पेक्ट से, और 1/y का log y आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बेशक आप इधर ऐड करें या उधर। अब इन सारों को एक साइड पे कर लेते हैं, ज़रा तरतीब से आ जाएंगे, log of x माइनस log of y माइनस वाई प्लस x²/2 इज इक्वल टू c। आप चाहें तो ये log x माइनस log y को log x/y भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो, तो बस यही हमारा जो है वो लास्ट आंसर आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं एक आंसर इसमें भी आया चूंकि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी, तो ये जो सोल्यूशन हमारा आता है इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें c लिखा होता है, अगर c की मेरे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए तो मैं इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहूंगा, जो हम क्वेश्चन 19, 20 और उससे ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 हो गया, 6 हो गया आपका जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसके बाद करना है वो 11 है, तो क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन 11 हमारे पास है, इसमें जो इक्वेशन गिवन आपको वो है, तो देख लें 11 तक हमारा काम हो रहा है और अभी तक हमने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं देखा। मैंने कहा ना एक आध क्वेश्चन सिर्फ इसका आएगा कोई जिसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगी, वो भी कोई मुश्किल केस नहीं होगा, केस 1 ही होगा उसका, लीनियर वाला जो होता है। बाकी हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक रूल से होंगे, पावर कोशेंट या कुछ रिवर्स भी हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जी और इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब पहली बात हुई है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए। वेरिएबल सेपरेट करते हुए सबसे पहला स्टेप ये कर लिया करें, आपको आसानी हो जाएगी कि dy/dx को एक तरफ किया करें पहले, इससे हमारा काफ़ी सारा मसला हल हो जाता है, ज़रा इजी हो जाता है हमारा काम। ठीक है बच्चों, अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, तो 2y + 1 इसका एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2xy और प्लस x हो जाएगा। ये एलसीएम है, उतना इसमें मुश्किल टेक्निकल बात नहीं है। तो जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हमें लग भी रहा था जब हमने dy/dx साइड पे किया और उधर एलसीएम लिया, ये 2y + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2xy + x हो जाएगा। अब देखें फ़ायदा क्या हुआ कि 2x जो है वो 2x के साथ कैंसिल हो गया। इसके कैंसिल होते साथ ही हमें बिल्कुल एक आसान सी जो फॉर्म है वो नज़र आ रही है, और जो हमारे लिए इंटीग्रेट करना भी इजी है। ठीक है जी, अब देखें इसको, तो ये बनता है dy/dx इज इक्वल टू x/2y + 1। वेरिएबल सेपरेट करें, 2y + 1 इधर ले आए dy के साथ, और x के साथ क्या आ जाएगा dx। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो फिर क्या करते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कर लें, y का dy की मतलब dy के साथ अलग कर दें इसको, और 1 को भी अलग कर दें। तो मैं इकट्ठा ही सबको इंटीग्रेट कर देता हूँ। y का क्या हो जाएगा, y²/2, पावर रूल से जिस तरह x का x²/2 होता है, 1 का y हो जाएगा y की रिस्पेक्ट से, x का हो जाएगा x²/2 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से कटेगा, y² + y - x²/2 इज इक्वल टू c। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। इसको जो आंसर है उसको जिस तरह मर्जी लिख दें, कोई ज़रूरी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे लिखना है, बस तो जिस तरह भी आप लिख सकते हैं उसको लिख लें, और जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उतनी कर दिया करें। तो 11 क्वेश्चन भी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट। अब 11 के बाद जो अगले करने हैं बेटा, 11 के बाद हमने करना है 12, 13 और 14 भी। ठीक है, 12, 13 और 14। 13 में आप पे छोड़ देता हूँ, आसान सा है,
क्योंकि 13 की तरह का ऊपर एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो 12 में करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। काम कोई इतना मुश्किल नहीं, वही बार बार चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वही बार बार हमारी रिपीट होती जाएंगी। तो 12 में जो गिवन है आपको वो ये है एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई स्क्र है और प्लस फिर है एक्स वाई स्क्र, ठीक है। अब पहला काम वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी तरह हमें वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए अगर ये आसान तरीका देखें तो वो ये होता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है वो एक तरफ कर लें तो फिर आसानी हो जाती है हमें। तो इस साइड से एक्स स्क्र कॉमन भी है तो ब्रैकेट में 1 माइनस वाई रह जाएगा, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इन दोनों में से आप देखें, अगर इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि जो डी वाई बाई डी एक्स टर्म है वो एक तरफ हो जाए। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है जी, माइनस वाई स्क्र, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल, वाई का सारा फंक्शन डी वाई के साथ और एक्स का सारा फंक्शन डी एक्स के साथ लेके जाना है हमने। तो 1 माइनस वाई इधर ही छोड़ें, साथ क्या आ गया डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्र, ठीक है। उधर से आप देखें तो -1 प्लस एक्स उधर रह गया और इधर से एक्स स्क्र वहाँ लेके जाते हैं, ये लें जी। सो सेपरेशन हो गई है कंप्लीट। अब इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन थोड़ी और भी करेंगे, वो भी बाद में जब इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ तक आप देख लें, जब इसको इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे थोड़ी इंटीग्रेशन में भी सिंप्लीफिकेशन हम कर लेंगे। तो मैं इसको रखता हूँ ज़रा पेज को कंटिन्यूटी में ताकि हमें साथ जो है ये नज़र आता रहे, ठीक है। तो ये देख लें, ये साथ चलेगा कंटिन्यूटी में। अब इसको लिखेंगे जी नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्र डी वाई, राइट पे माइनस बाय लिख दें, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में जो सिंप्लीफिकेशन होती है बड़ा उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब हम थोड़ा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे, अलग अलग लिख दें, इसको 1 ओवर वाई स्क्र कर दें और इसको y ओवर वाई स्क्र कर दें। ये हो गया हमारे पास, इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी, इसको ऊपर ले जाएं y पावर -2 हो जाएगा dy। ये एक y से कटेगा तो 1 ओवर वाई रह जाएगा सिर्फ। इधर भी अगर माइनस ऑपरेट करें तो ये ऊपर ले जाएं तो x पावर -2 बन जाएगी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, x से कटेगा तो माइनस आ जाएगा बाहर और 1 ओवर एक्स डी एक्स रह जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें पावर रूल लग रहा है, पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दें। इसमें लॉग वाला रूल है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। इसमें भी पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड, और इसमें भी लॉग वाला रूल और प्लस सी। इस पे लॉग रूल क्यों नहीं लगा रहे, ऊपर क्यों नहीं ले जा रहे, जिसने इसको ऊपर ले जाके लेके गए हम, क्योंकि यहाँ पावर लग सकता है, यहाँ नहीं लग सकता। जब ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 बनेगी और -1 के लिए पावर रूल नहीं होता। तो बस अब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बननी है, y पावर -1 ओवर -1। जो -1 बनेगा देखें, ऊपर बनेगी x पावर -1, नीचे भी बनेगा -1। अब इन सारों को एक तरफ शिफ्ट कर लें अगर हम, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर ही रहेगा। तो ये बनना है जी -1 ओवर वाई, ये वाला जो माइनस माइनस प्लस होगा और ये 1 ओवर एक्स टाइप बनेगा। तो इन सारों को एक तरफ कर लें बस, तो एक तरफ करेंगे यूँ हो जाना है लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई -1 ओवर एक्स और -1 ओवर वाई इज इक्वल टू सी। बेशक मैंने पहले भी कहा लॉग इकट्ठे करें तो कर सकते हैं, लॉग एक्स ओवर वाई लिखा जा सकता है इसको, लेकिन वो ज़रूरी स्टेप नहीं होता, तो इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कहाँ तक आंसर लिखना है, बस इंटीग्रेट आपने कर दिया तो आपका लॉजिकली काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जी अब 14 करवाता हूँ आपको, और 14 के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी मुश्किल, कंपेरेटिवली मुश्किल इंटीग्रेशन है पूरी साइज से अगर कंपेयर करें, और वो मुश्किल भी उस तरह मुश्किल नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला केस यहाँ पे अप्लाई करने को मिलेगा। साथ एक बात और भी याद रखें कि ये सेम एज 16 है, 16 में भी इसी तरह दो जगह डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें भी एक दो जगह लिखा होगा, लेकिन 16 की जो इंटीग्रेशन है वो इससे आसान है।
इससे आसान इसलिए है कि वहाँ फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगानी पड़ेंगी हमें। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। अब ये 16 को मैं क्यों कह रहा हूँ सिमिलर है, इसमें भी दो जगह डी वाई बाई डी एक्स है और 16 में भी दो जगह डी वाई बाई डी एक्स है। पूरे क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में ये दो ही क्वेश्चन है 14 16 जहाँ दो जगह पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन उसकी इंटीग्रेशन थोड़ी इससे आसान है। इसमें सिर्फ हमें पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है और उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ होनी चाहिए। तो मैं पहले इस 2 को ऑपरेट करता हूँ दोनों के साथ और फिर मैं डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा करता हूँ। ठीक है, y माइनस 2 वाई स्केयर एक तरफ कर लें, इसको राइट पे ले जाएं जो टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली है, तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें से आप y कॉमन भी ले सकते हैं तो 1 माइनस 2 वाई रह जाएगा। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो x प्लस, अब हम आसानी से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, y का सारा फंक्शन dy के साथ होना चाहिए और x का सारा फंक्शन dx के साथ होना चाहिए। तो ये dx इधर ले आते हैं और इधर से dy इधर ही छोड़ते हैं, तो ये यूं हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 मैं यहाँ ले आया हूँ और dx ऊपर आ गया, ये दोनों यहाँ आ गए और dy ऊपर ही था। वेरिएबल सेपरेट हो गए जी। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, तो लिख देते हैं नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो लिख लें इसको, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ इसको। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करें इसको तो ये यूं हो जाना है, एक तरफ आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 2, इसकी इंटीग्रेशन है x की रिस्पेक्ट से, और एक तरफ हमारे पास है y की रिस्पेक्ट से, किसकी 1 ओवर वाई इंटू 1 माइनस 2 वाई। तो ये जो है ये हमें मजबूरन का, ये तो चलो आसान है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, x का 1 2 का 0 लॉग ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा क्वोशिएंट रूल से। यहाँ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा कि ये अगर इस y को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो कोई इसका नाम दे देते हैं, स्टार इक्वेशन कह दें, और सिर्फ इसको कंसिडर करके इसकी बनाएं फ्रैक्शंस, y ओवर 1 माइनस 2 वाई। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये पहला केस है जिसमें दोनों लीनियर हैं, a ओवर वाई आ जाएगा और b ओवर 1 माइनस 2 वाई आ जाएगा। ठीक है जी, इसको फिर इक्वेशन 1 कह देते हैं हम। उसी तरह फिर एक स्टेप होता है जिसमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y इंटू 1 माइनस 2 वाई, सो 1 इम्प्लाइज। अब आप जानते हैं केस 1 जो है पार्शियल फ्रैक्शन का, उसमें अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो हम a का डिनोमिनेटर यानी y0 पुट करेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पुट करना होता है आपने, इन 1, सो 1 इम्प्लाइज 1 ही 2 जो है ऊपर बन रही है हमारे पास, तो इस तरफ तो 1 ही रहेगा, इस तरफ a के साथ क्या आएगा 1 माइनस वाई की जगह 0, और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट a आ गया 1 आपके पास। इसी तरह जब b निकालना चाहेंगे तो देखें फ्रैक्शन भी, पार्शियल फ्रैक्शन भी कोई इतनी मुश्किल तो नहीं थी हमारे लिए। b के लिए b का डिनोमिनेटर 0 पुट करते होते हैं हम, ये 0 मेथड होता है और फिर एक कंपैरिजन मेथड भी होता है हमारे पास। इसको 0 पुट करेंगे जब आप, तो यहाँ से आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2y इज इक्वल टू 1 और 1 ओवर 2 इज इक्वल टू वाई। और जिस तरह ये भी मैंने कहा कि कहाँ पुट करना है 2 में, ये भी कहाँ पुट कर दें आप 2 में।
तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a के साथ, चूंकि हमने 1 माइनस टू वाई को 0 किया हुआ तो यहाँ 0 हो जाएगा। b के साथ आ जाएगा 1/2, इस 2 को लेफ्ट पे ले जाएं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और b आ जाएगा 2 आपके पास। दोनों वैल्यूज पुट करें कि इसमें 1 में, और 1 पुट करने के बाद स्टार में ले जाएं उसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b in 1, so 1 implies 1/y into 1 minus 2y था। a की जगह 1 आया 1/y, और b की जगह आपके पास 2 आ गया 2/1 minus 2y। अब ये इसकी बन गई है हमारे पास, इसकी बन गई है फ्रैक्शनल फॉर्म ये। तो अब आप स्टार को इनपुट करें, जहाँ हमने इंटीग्रेट करना था वो हमारा लास्ट स्टेप होगा बस, ठीक है। पुट इन स्टार कर देते हैं जी, पुट इन स्टार। सो स्टार इम्प्लाइज, स्टार के अंदर असल में इंटीग्रेशन थी ना, एक तरफ थी 1/x+2 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से, राइट साइड पे इसकी इंटीग्रेशन थी, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है यूं हो जाएगा फिर 1/y dy और 2/1 minus 2y। अब इसका भी ऊपर डेरिवेटिव है y का 1 y की रिस्पेक्ट से, अब 1 minus 2y का नहीं है ऊपर, 1 minus 2y का 1 का 0 बनता है और 2y का -2y का -2 बनता है। तो इसको तो लिख लेते हैं यूं, नेचुरल लॉग ऑफ x+2, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y। इधर हमें करना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यूं समझ लें कि 1 ये -1 से डिवाइड किया, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात सब लोगों को? अच्छा, अब ये करने के बाद होना क्या है, अब इसका भी ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है, तो ये बनेगा log ऑफ y, ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, इसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 minus 2y। अब जब सारी तरफ इंटीग्रेशन हो जाती है फिर हम एंड में c ऐड करते हैं। अब आप देखिए पूरी, यहाँ मैंने c क्यों नहीं ऐड किया, अभी ये रहता था, अब इन सारों का इकट्ठा एक कांस्टेंट आएगा। अब एक बुक में कन्वेंशन लिखी हुई है, लॉजिक एक लिखी हुई है कि अगर आपके ज़्यादा आंसर लॉग में आए ना तो कांस्टेंट को भी आप लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बुक में लिखी है बात, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ये 3 आंसर लॉग में आ गए हैं, तो आप जो कांस्टेंट है वो भी सी के बजाय लॉग सी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप सिर्फ सी लिखेंगे तब भी आपके नंबर नहीं कटने, लेकिन बुक वाला ये करता है कि आंसर इकट्ठे करने के लिए जब सारे आंसर लॉग में आते हैं ना, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको भी वो लॉग की फॉर्म में लिख देता है। तो मैं अब कांस्टेंट को भी सी के बजाय क्या लिखूंगा, लॉग सी। ये मैंने बात बताई है, फिर सुन लें, ज़्यादा जब आंसर आपके लॉग में आएंगे तो फिर कांस्टेंट टर्म को भी आप सी के बजाय लॉग सी में लिख सकते हैं, ताकि सारे लॉग इकट्ठे होकर कैंसिल हो सके। अब मैं सारे लॉग इकट्ठे करता हूँ, देखें, लॉग ऑफ x+2 दो करके इकट्ठे कर लेते हैं ना, इस c को इधर ले आते हैं चलें, तो ये माइनस लॉग सी हो जाएगा इधर आके, इधर आपके पास बन गया ये। तो c बेशक x वाली साइड पे ऐड करें, y वाली साइड पे ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दो लॉग लॉग के रूल से इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर लॉग की कैंसिलेशन हो जाएगी आसानी से। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉग की कैंसिलेशन किस तरह हो सकेगी। देखें, अब आप ये जो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, एक प्रॉपर्टी 9th क्लास वाली जो आपने पढ़ी है लॉग की, वो लगाएं। तो इसको लिख सकते हैं log x+2/c, इसको log y/1 minus 2y लिख सकते हैं आप। अब ये फायदा था log c लिखने का। अब लिखें टेकिंग एंटी लॉग, तो log एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, तो इधर x+2/c रह जाएगा, इधर y/1 minus 2y। अब ये भी याद रखें, मैं अगर c log c इधर ऐड कर देता इस तरफ तो ये प्लस होता और ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते। तो c आंसर में आया हो या 1/c, अब ये मैटर नहीं करता, c भी कांस्टेंट है 1/c भी कांस्टेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना बुक वाले आंसर देख के आप लोग। अब आप x+2 इधर छोड़ दें और 1 minus 2y इधर मल्टीप्लाई कर दें, y जाके c से मल्टीप्लाई कर दें, y c, ये इसका सोल्यूशन है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये जो log c लिखना था ये कंपलसरी नहीं था। अब सिर्फ c भी लिख देते और ये log कैंसिल ना भी करते तब भी आपको पूरे नंबर मिलने, नंबर कटने नहीं है आप लोगों के।
इसलिए जितना बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लिया करें। अच्छा, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारे 16 14 तक हो चुके हैं। 16 मैंने पहले कहा सिमिलर है, तो 14 के बाद करना ही 16 था, वो सिमिलर हो गया। अब 17 18 दो रह गए, उनमें से भी एक देख लेते हैं एक्सरसाइज ताकि आपकी वाइंड अप हो जाए। 17 जो है वो भी आसान सा क्वेश्चन है और अब खुद आप कर सकते हैं। 17 और क्वेश्चन 6 सिमिलर हैं, 17 और 6, तो वो मैं नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट आपको 18 करवाता हूँ ताकि हमारा काम जो है वो वाइंड अप हो जाए। तो जो आसान चीज़ें वो मैं छोड़ रहा हूँ बेटा आप पे, जो आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 एक करते हैं और इसके बाद ये ख़त्म करते हैं बात फिर। अच्छा, क्वेश्चन 18 में हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है बेटा वो ये है। 17 का मैंने कहा कि वो 6 की तरह का है, ठीक है। क्वेश्चन 6 भी ट्रिग्नोमेट्री वाला था, 13 भी, 6 13 और 17 एक तरह के थे, 6 13 एंड 17। तो आप खुद कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अलॉन्ग विद डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू के बाद ई पावर एक्स है माइनस ई पावर माइनस एक्स है, ठीक है। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो इसमें तो y का फंक्शन ही कोई नहीं है, तो जब सेपरेट करेंगे डी वाई के साथ सिर्फ 1 ही बचेगा, बाकी सारे हम राइट पे ले जाते हैं। राइट पे ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और ये जब उधर जाके डिवाइड होगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब आप देखें तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, इनको अब आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या बनता है इसकी, ठीक है। बाय इंटीग्रेटिंग, यहाँ लिख दिया करें बाय, पूरी वर्डिंग लिख दी यहाँ, मैं ज़रा टाइम बचा रहा हूँ, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा बता दूं कि बुक में मैंने कहा आपका जो आंसर है वो थोड़ा डिफर कर सकता है, उसमें हो सकता है सी की जगह 1/c लिखा हो या सी इधर हो या उधर हो, उससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि सी और 1/c दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो दोनों लिखे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है इसमें। हम दोनों तो में से एक्स वाली साइड पे ऐड कर दें या वाई वाली साइड पे ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का इंटीग्रल y आ जाएगा y की रिस्पेक्ट से। इधर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन रूल लग रहा है, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ई एक्स का ई एक्स, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 होता है। तो नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, यहाँ लगा है क्वोशंट रूल, और प्लस क्या लिख देंगे सी। अब देखिए एक आंसर लॉग में है और एक वाई है, तो अब इसको भी अगर बुक वाला देखे ना तो वो इसको ठीक करने के लिए इन दोनों को इकट्ठा लिख देता है, यानी इधर भी जो कांस्टेंट है वो बजाय सी के लॉग सी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको सिर्फ क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, सी ही लिख लेते हैं। अब इसको जरा ऑब्जर्व करें इस चीज़ को बेटा, तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला भी होता है ये वाला, तो आप अगर टेन हाइपरबोलिक एक्स लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, और उसका इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ भी सी की जगह लॉग सी लिखा जा सकता था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ तक ही लिखेंगे इसको। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे। अब बेटा हमारे पहले 18 क्वेश्चंस कवर हो गए।